10th क्लास। आज हम चैप्टर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस रिप्रेजेंट्स हुक्स लॉ। इनमें से कौन सी इक्वेशन हुक्स लॉ को रिप्रेजेंट करती है। तो आपने थ्योरी में पढ़ा है, जो हुक्स लॉ है उसके मुताबिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो फोर्स होती है रिस्टोरिंग फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के। तो F प्रोपोर्शनल आ जाएगा x के। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करते हैं तो F इक्वल टू आता है माइनस के एक्स। यहाँ पर नेगेटिव साइन इस वजह से आता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो ये इक्वेशन F इक्वल टू माइनस के एक्स रिप्रेजेंट करती है हुक्स लॉ को। इस वजह से इसका ए ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, The kinetic energy of mass spring system has maximum value at। kinetic energy की जो mass spring system की जो kinetic energy है उसकी वैल्यू किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी। तो जहां पर उस ऑब्जेक्ट की जो mass spring system है, यानी कि जो mass मूव कर रहा है, जिस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी वहां पर उसकी kinetic energy भी मैक्सिमम होगी। तो जो मीन पोजीशन होती है उस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। इस वजह से उस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम एमसीक्यूज नंबर 3 है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम हैज मैक्सिमम वैल्यू एट। पोटेंशियल एनर्जी किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी। तो जहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, और जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो वहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। तो हमने पिछले एमसीक्यूज में देखा कि मिड पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी। इसका मतलब है एक्सट्रीम पोजीशंस पर, यानी कि बोथ साइड्स के एक्सट्रीम पोजीशंस पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी। एमसीक्यूज नंबर 4 है, द पीरियड ऑफ ए सर्टेन मास अटैच्ड टू ए स्प्रिंग इज टी। टाइम पीरियड गिवन है एक मास स्प्रिंग सिस्टम का। इफ द मास इज डबल्ड, अगर मास को डबल कर दिया जाए तो टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जो हमारे पास मास स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड है उसको हम लिखते हैं T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m ओवर k। अब इसमें कंडीशन ये दी गई थी कि मास को डबल कर दिया जाए, तो T प्राइम हम फाइंड करते हैं। इसमें मास को डबल कर दिया, T पाई अंडर रूट 2m ओवर k आ गया। जहां से 2m हम अलग कर लेते हैं, यानी कि 2 पाई अंडर रूट 2 अंडर रूट m ओवर k आ गया। अंडर रूट 2 को पहले लिख दिया और बाकी जो टर्म है उसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये अंडर रूट 2 इंटू 2 पाई अंडर रूट m ओवर k आ जाता है। ये जो टर्म है ब्रैकेट में 2 पाई अंडर रूट m ओवर k, ये t के इक्वल है, तो इस वजह से ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 2t। तो ये डी ऑप्शन ठीक होगा। एमसीक्यूज नंबर 5 है, आइडेंटिफाई द रिलेशन दैट रिप्रेजेंट्स द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग मास अटैच्ड टू स्प्रिंग। रिलेशन हमने देखना है कि कौन सा रिलेशन ऑसिलेटिंग मास अटैच्ड टू ए स्प्रिंग के टाइम पीरियड को इंडिकेट कर रहा है। तो ये हमारे पास फार्मूला है T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m ओवर k, जो डी ऑप्शन है ये ठीक होगा। एमसीक्यूज नंबर 6 है, The potential energy of simple pendulum will be maximum at its। simple pendulum में पोटेंशियल एनर्जी किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी। तो चाहे मास स्प्रिंग सिस्टम हो, चाहे हमारे पास सिंपल पेंडुलम हो, या चाहे बॉल एंड बॉल सिस्टम हो, जो भी ऐसी मोशन जहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही हो, वहाँ पर हर एक केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक्सट्रीम पोजीशंस पे मैक्सिमम होती है और मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। तो इसके एक्सट्रीम पोजीशंस पे दोनों साइड्स पे जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी। एमसीक्यूज नंबर 7 है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम विल बी मैक्सिमम एट इट्स। काइनेटिक एनर्जी सिंपल पेंडुलम की मैक्सिमम किस पॉइंट पे होती है। लास्ट न्यूमेरिकल में हमने देखा कि एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, तो इसका मतलब है एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, और मीन पोजीशन पे जो
काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि वहाँ पर जो बॉल की वेलोसिटी है वो भी मैक्सिमम है। तो मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। एमसीक्यूज नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन रिप्रेजेंट्स द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। इनमें से कौन सा फार्मूला यूज किया जाता है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G है। एमसीक्यूज नंबर 9 है, इफ द मास ऑफ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विल। अगर सिंपल पेंडुलम के केस में मास को डबल कर दिया जाए तो टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसको हम फार्मूले की मदद से देखते हैं। हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का फार्मूला है वो T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G होता है। अब इस फार्मूले में अगर हम देखें तो कहीं पर भी m मौजूद नहीं है, यानी कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मास पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो टाइम पीरियड मास हम जितना मर्जी इंक्रीज या डिक्रीज कर दें इसके टाइम पीरियड पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो रिमेन सेम का ऑप्शन आएगा डी, यानी कि चेंज नहीं होता मास चेंज करने से। एमसीक्यूज नंबर 10 है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स आर देयर। मैकेनिकल वेव्स की कितनी टाइप्स होती हैं। मैकेनिकल वेव्स की 2 टाइप्स हैं, एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और दूसरी है ट्रांसवर्स वेव्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनमें से कोई एक ऐसी एग्जांपल है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जांपल नहीं है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर हम इनमें देखें तो जो साउंड वेव्स हैं उनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से ये डी ऑप्शन ठीक होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो माइक्रोवेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, लाइट वेव्स हैं, ये तीनों हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। और जो साउंड वेव्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, वो मैकेनिकल वेव्स है। एमसीक्यूज नंबर 12 है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव्स। इनमें से कौन सी एक मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल है। तो लास्ट न्यूमेरिकल में हमने जो गिवन थी उनमें से साउंड वेव्स को टिक किया था कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं हैं। तो जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं हैं तो ये कौन सी वेव्स होंगी, मैकेनिकल वेव्स होंगी। इसकी मैं दूसरी रीज़न भी बताता चलूँ एक एग्जांपल की मदद से, कि सूरज पर हर टाइम ब्लास्ट होते हैं और उनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा ऊंची है कि अगर वो इंसानी कान सुन ले तो उसके पर्दे फट जाएंगे। तो अब वो आवाज़ हमें सुनाई क्यों नहीं देती, क्योंकि अर्थ और सन के दरमियान स्पेस है। स्पेस यानी कि नो मीडियम। जब मीडियम नहीं है तो साउंड वेव्स ट्रैवल नहीं कर सकती, इस वजह से उन धमाकों की आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती। 13 एमसीक्यूज है, द वेवलेंथ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी एफ एंड स्पीड वी ऑफ वेव आर रिलेटेड बाय। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड का आपस में क्या रिलेशन है, तो इसको हम v इक्वल टू एफ लैम्डा के फार्मूले से डिनोट करते होते हैं। एमसीक्यूज नंबर 14 है, द डिस्टेंस बिटवीन द स्पीक्स ऑफ 2 कंसेक्टिव क्रेस्ट और कंसेक्टिव और सक्सेसिव ट्रफ्स, 2 सक्सेसिव क्रेस्ट और सक्सेसिव ट्रफ्स ऑफ ए वेव इज कॉल्ड। 2 कंसेक्टिव ट्रफ या क्रस्ट हो तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ से डिनोट किया जाता है। डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। एमसीक्यूज नंबर 15 है, distance between centers of 2 successive compressions or rarefactions of a wave is called। इसको भी वेवलेंथ का नाम देते हैं, यानी कि 2 कंप्रेशंस हो या 2 रेयरफैक्शंस हो, कंसेक्टिव रेयरफैक्शंस या कंसेक्टिव कंप्रेशंस, तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हम वेवलेंथ का नाम देंगे। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 16 है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड बाय एन ऑसिलेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड। 1 सेकेंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जितनी कंप्लीट होती हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। ये फ्रीक्वेंसी की हमारे पास डेफिनेशन है, तो इस वजह से इसका सी ऑप्शन फ्रीक्वेंसी ठीक होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 17, द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज। फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट्स हर्ट्स है। मीटर जो है वो लेंथ का यूनिट है, किलोग्राम मास का यूनिट है, सेकंड टाइम का यूनिट है। तो जो हर्ट्स है ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है।
नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 18 है। When waves move from one region to another, they transfer। ये हमने टॉपिक पढ़ा है इसी चैप्टर में, वेव्स एज ए एनर्जी कैरियर, यानी कि वेव्स एनर्जी कैरी करती हैं। तो जब वो एक रीजन से दूसरे रीजन में मूव करेंगी तो वो एनर्जी ट्रांसफर करेंगी, यानी कि इसका बी ऑप्शन ठीक होगा। इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट MCQs है। रिपल टैंक इज डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस। रिपल टैंक एक ऐसी डिवाइस है जिसको इस्तेमाल किया जाता है क्या प्रोड्यूस करने के लिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? नहीं, क्योंकि इनके लिए तो मीडियम की ज़रूरत ही नहीं होती। साउंड वेव्स? नहीं, इसमें साउंड वेव्स प्रोड्यूस नहीं होती। वाटर वेव्स? यस, क्योंकि रिपल टैंक में हम वाटर यूज़ करते हैं, उसमें एक वाइब्रेटर की मदद से जो वुडन ब्लॉक है उसको वाइब्रेट किया जाता है, तो उसमें वाटर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो ये सही ऑप्शन ठीक होगा। यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के MCQs थे। मज़ीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के लिए आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर फॉलो करें। थैंक यू।